जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्थाओं का कामकाज। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये अध्याय 4 है। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन जो है यहाँ से इस पैरा से उठा के ऐसे ही क्वेश्चंस बना दिए गए थे, है ना। बीपीएससी टीचर एग्जाम में आप देखेंगे डायरेक्ट उठा के क्वेश्चंस बनाया, जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया होगा उनको पता होगा कि ये वाले क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट बने थे। और भी क्वेश्चंस जो है आपके बने थे। मैं स्टार्टिंग में बस आपको एक एग्जांपल दे रही कि यहाँ से क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट उठा के जो है बन रहे हैं। और हाँ, एक चीज और कि 1 to 5 वाले क्वेश्चंस कमेंट आया था कि नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, मैंने देखा, इसका भी वीडियो में जारी कर दूंगी कौन कौन से क्वेश्चन जो है कौन कौन से चैप्टर से पूछे गए। थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। मुझे ही खुद करना पड़ता है तो थोड़ा सा मैं पीडीएफ वगैरह बनाने में और थोड़ा सा चीजों को एनालाइज करने में, जैसे आप देखेंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी में कौन सी ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए आप लोगों को एग्जाम के समय, तो मेरा कहना है कि आप लोग एनसीईआरटी को ज्यादा प्रायोरिटी दें एससीईआरटी के अपेक्षाकृत, है ना। दोनों पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन अभी समय को अगर देख के या आपके पास जो भी व्यवस्था हो समय की, चाहे जिसकी भी व्यवस्था हो, तो उसको देखते हुए आप एनसीईआरटी को ज्यादा प्रायोरिटी दे एससीईआरटी से, है ना। क्योंकि मैंने देखा है एनसीईआरटी में जो है कुछ फैक्ट्स जो है कंटेंट किए गए हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो देखेंगे आप, उसमें नारा दिया गया था, तो नारा जो है एनसीईआरटी में एससीईआरटी में भी दिया है आपका, ठीक है, स्टेट वाले बुक में भी, लेकिन उसमें नाम के सहित व्याख्या नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चंस जो बने हैं नाम के साथ बने हैं, है ना। जोतने वाला जमीन, या आपका विधानसभा में दिया गया था तेलुगु तेलुगु स्वाभिमान स्वाभिमान, तो ये वाला जो है ना आपका नाम के साथ दिया गया था, है ना। रामाराव, जो एनटी रामाराव थे। तो इस तरह से क्या है, एनसीईआरटी को ज्यादा प्रायोरिटी दें, एससीईआरटी उसके बाद मतलब प्रायोरिटी में रखे। वैसे भी मैं चैप्टर एनालाइज करती हूँ, जिस बुक में जो है चैप्टर अच्छे से दिया होता है उसी चैप्टर को उसी बुक से है कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। जैसे देखेंगे आप, बीच में कोई अध्याय मैंने एनसीईआरटी से नहीं एससीईआरटी से पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि मैंने एनालाइज किया कि उसमें जो है ज्यादा अच्छे से दिया था, तो उसको मैंने दिया। और फिर देखती हूँ कि एनसीईआरटी, जैसे आप ये देखेंगे संस्थाओं का कामकाज जो है तो ज्यादा डिटेल में इससे दिया है, तो इसमें मैंने लिया है, ठीक है। अब देखिए कुछ जैसे फैक्ट है एनसीईआरटी से नहीं मिलेंगे, एससीईआरटी में मिल जाएंगे। जैसे कि 2000 में जो है झारखंड बनाओ का नारा दिया गया था, है ना। तो वो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन उसमें एससीईआरटी में जो है कवर किया गया है ना। तो कुछ चीजें हैं, लेकिन प्रायोरिटी बेस आपको एनसीईआरटी को देना है, ठीक है। और 11th का एनसीईआरटी की बात है पढ़ाने की, तो कमेंट देखा था मैंने, तो उसमें थोड़ा सा समय दीजिए आप लोग, ठीक है। मुझे खुद ही करना होता है तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं संस्थाओं का कामकाज, है ना। तो क्या है, लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना भर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानून को मानना होता है। तो आप सभी को पता है हमारे भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चलती है। लोकतांत्रिक क्या है, एक शासन करने की, सरकार के द्वारा शासन करने की एक व्यवस्था होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं लोकतांत्रिक। जिसके आप अब्राहम लिंकन को देखेंगे, उनके अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ये होता है कि जनता के द्वारा जनता को जनता के लिए, है ना। तो उसको क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है। वहीं आप अरस्तू को देखेंगे तो उन्होंने क्या कहा था कि कई लोगों का शासन जो है उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है। तो ये सब चीजें हैं, आपने देखा है, उसी को कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था, है ना। ज्यादा मान्य जो है अब्राहम लिंकन के परिभाषा को माना जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में परिभाषा, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। अब आप देखेंगे ये भी है कि लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक दोनों जो है मतलब एक ही होता है। तो उसका मतलब होता है लोगों के द्वारा शासन, यानी कि लोक यानी लोक, और तंत्र मतलब शासन, यानी कि लोगों का शासन जहां हो उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। यानी कि जो भी प्रमुख होगा शासक, उसको लोगों के द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है ना। समझ रहे हैं आप? तो यही चीज जो है आपको क्या कहेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं ना। तो और इसके में क्या होता है कि सरकार के लिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार के लिए, आपके नागरिकों के लिए भी कानून बनाए जाते हैं। तो सरकार हो या नागरिक हो, सभी को अपने कानून कायदे के नियम के अंदर ही रहना पड़ता है। लोकतांत्रिक सरकार के लिए जो है आपको पता है कि एक लक्ष्मण सीमा नाम आपने वर्ड सुना था पिछले चैप्टर में, लोकतांत्रिक क्या है और लोकतंत्र क्यों, उसमें। तो यही होता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है आपको सरकार के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच देती है, जिससे क्या होता है उसी के अंदर सीमा के दायरे के अंदर ही रहते हुए काम जो है सरकार करती है। मोनोक्रेसी ना आए, इस सब चीजों को ध्यान रखने के लिए लक्ष्मण रेखा टाइप की जो है खींच दी जाती है कि अगर मान लीजिए गलती हो गया, गलती करने का मौका, लोकतांत्रिक में अपने अनुसार जो है शासक चुनने का व्यवस्था हम लोग देखेंगे। स्विट्जरलैंड की तरह हम लोग जो है हर चीजों में नीतिगत फैसलों में जो है प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, भाग नहीं लेते। अप्रत्यक्ष रूप से हमारे भारत की जनता जो है भाग लेती है किसी भी नीतिगत फैसलों में। इन सब चैप्टर, इस चैप्टर में जो है ना इन्हीं सब के बारे में डिटेल में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है।
उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है। यह अध्याय लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है। तो आप सभी को पता है कि आप लोग सरकार सरकार कहते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है सरकार की एक शासन करने की व्यवस्था है या तरीका है। लेकिन क्या लोकतंत्र में जो है एक ही आदमी कोई व्यक्ति रहता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जो है ये आपका सरकार हो जाता है। जैसे देखेंगे कार्यपालिका प्रमुख किसको कहा जाता है भारत के संविधान के तहत? राष्ट्रपति को कहा जाता है। क्या राष्ट्रपति जो है अकेले सरकार के रूप में जाने जाते हैं? ऐसा नहीं है, बहुत सारी संस्थाएं जो है आप में उसमें काम करती है। जैसे देखेंगे लोकतंत्र के 4 स्तंभ भी माना गया है, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये क्या है? 3 हो गए और चौथा जो है आपका चुन मीडिया को जो है आपको माना जाता है कि मीडिया हमारी लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है ना? तो ये सब चीज़ें जो है मिलकर काम करती हैं और मिलकर जो है लोकतंत्र शासन व्यवस्था को मजबूत बनाती है। इसे ही हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है? और कोई भी फैसला जो है लाती है सरकार तो वो कैसे लाती है, किस-किस प्रोसेस से होकर गुजरता है, संसद कैसे कार्य करती है, विधानमंडल कैसे कार्य करता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो थोड़ा-सा ब्रीफ कर दिया मैंने, है ना? इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है। हम यह भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह से जो है सुलझाया जाता है। इस अध्याय में हम इन फैसलों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 3 संस्थाएं जैसे कि आप देखेंगे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि हमारे संविधान की 3 जो मेन है, मुख्य जो लोकतंत्र की स्तंभ है, कौन-कौन सी है? तो विधायिका हो गई आपकी, कार्यपालिका हो गई और न्यायपालिका हो गई। क्योंकि न्यायपालिका को आप सभी को पता है कि संविधान का प्रहरी या संरक्षक कहा जाता है। हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है या संविधान की जैसे प्रस्तावना को मूल ढांचा के रूप में माना जाता है, उसमें किसी भी तरह का संशोधन किया जाता है तो संविधान जो है हमारा ये प्रावधान करता है कि न्यायालय उसको वैध या अवैध घोषित कर सकती है ना? तो इसीलिए हम लोग न्यायालय को क्या कहते हैं? लोकतंत्र का आपको लोकतंत्र का ये क्या हुआ? संरक्षक हुआ, लोकतंत्र को स्थापित करने का एक स्तंभ होता है। स्तंभ का मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए कोई भी किसी भी चीज़ को मान लीजिए कोई पलंग ही मान लीजिए, चाहे चेयर मान लीजिए, चलिए यहाँ पे चेयर बताती हूँ। तो चेयर में भी आप देखेंगे 4 स्तंभ होते हैं, इसको जो है स्तंभ कहा जाता है। क्या इसके बिना चेयर जो है बैठ सकते हैं आप? उस पे नहीं बैठ सकते। तो यही चीज़ जो है क्या है, इसी तरह जो है सम हमारे भारत सरकार का जो है, ये जो 3 है मुख्य रूप से हैं स्तंभ, है ना? और एक चौथा जो है आपको लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में मीडिया को माना गया है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, है ना? चलिए यही बताया गया है अभी। आप पहले की कक्षाओं में इन संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके होंगे। हम यहाँ जो है उनका संक्षेप में वर्णन करके कुछ और महत्वपूर्ण सवालों पर ध्यान देंगे, ठीक है? हर संस्था के संबंध में हम यह प्रश्न करेंगे कि वह किस तरह से जो है काम करती है, ठीक है? एक संस्था दूसरी संस्था से कैसे जुड़ी है, ठीक है? इसके काम-काजों को किसी इस इनके कामों को क्या चीज़ कम या ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाती है। तो हम ये देखेंगे कि जो ये संस्थाएँ हैं जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, आपकी मीडिया या विधानसभा, विधान परिषद इन सब जो संस्थाएँ हैं ये कैसे काम करती हैं? कौन-सी संस्था जो है कहीं भी लोकतंत्र के पक्ष को जो है कमज़ोर करती है या कहीं पे जो है मजबूत करती है, ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर में देखेंगे, है ना? इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि किस तरह ये संस्थाएँ मिलकर सरकार का काम करती हैं। कई बार हम इनकी तुलना दूसरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की तरह किस संस्थाओं से करते हैं? इस अध्याय में हम राष्ट्रीय स्तर की सरकार के कामकाज के उदाहरण देखेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार को केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे, अगर आपसे कोई पूछ दे कि संघ सरकार या केंद्र सरकार से तुम क्या समझते हो? तो आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय स्तर पे यानी हमारे भारत सरकार में राष्ट्र स्तर पे जो केंद्र में सेंटर में जो सरकार होती है, जो सत्ता में आती है, जो कार्य कार्य मतलब रत होती है, उसको जो है हम क्या कहते हैं? संघ की सरकार कहते हैं या केंद्र की सरकार कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप संविधान में हमारे कहीं भी संघीय शब्द का जो है वर्ड जो है संघीय शब्द इसका कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। भले ही हम लोग कहते हैं कि हमारा देश जो भारत जो है संघ राज्यों का क्षेत्र है, यानी कि संघ का मतलब हमारे में फेडरेशन नहीं यूज किया गया है, हमारे में यूनियन वर्ड का यूज किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो राज्य है ना, भारत सरकार से यानी कि संघ सरकार से अलग होने का उसको अधिकार नहीं है या ये किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। जैसे आप 3 देखेंगे आपका
कौन कौन था? जम्मू कश्मीर था, अब उसके बाद हैदराबाद था आपका, और उसके बाद आपको हैदराबाद के निजाम थे, जम्मू कश्मीर हो गया आपको विलय पत्र से, हैदराबाद के जो है ऑपरेशन पोलो के सैनिक वो से किया गया था, उसके बाद अब जूनागढ़ जनमत संग्रह से। इन तीनों को जो क्या है अपने भारत के जो अंग में सम्मिलित किया गया था। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हमारा जो है समझौते का किसी भी प्रकार का कोई भी राज्य जो है समझौते का परिणाम है, इसलिए उसको अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, इस वर्ड का आप मतलब समझ गए होंगे। और फेड इंग्लिश में हमारे संविधान में यूनियन वर्ड यूज किया गया है, आपका कहीं भी जो है फेडरेशन शब्द यूज नहीं किया गया है, जैसे अमेरिका के संविधान में यूज किया गया है कि वहां पे फेडरेशन शब्द यूज किया गया है। ठीक है, वहां पे देखेंगे आप नागरिकता दोहरी होती है, पहले राज्य की नागरिकता लेनी होती है, फिर आपको केंद्र की भी लेनी होती है। हमारे यहाँ नहीं है ऐसा, हमारे यहाँ भारत की नागरिकता लेनी पड़ती है, 1 से 5 देखेंगे आप, है ना। चलिए, वही चीज ये कह रहा है। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे संघ की सरकार और केंद्र की सरकार। अब यहाँ दे रहा है प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। अब देखेंगे हमारे राज्य में, हमारे देश में कोई भी अगर नीति लगता है, लागू होता है, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि जो है आर्टिकल 44 जो है लागू किया जा रहा है ना। तो ये क्या, कैसे लागू होगा, क्यों लागू होगा, किस तरह से ये प्रोसेस में आके पारित होता है, तो इन सब चीजों को जो है हम देखेंगे। समान नागरिक संहिता आप लोगों को पता होगा 44 है ना आर्टिकल। तो इन ऐसे न्यूज आप लोग बार बार सुनते होंगे ना कि ये नीतिगण आया है। जैसे कि आप देखेंगे आपका नागरिकता अधिनियम 1955 में भी है, 2019 में क्या किया गया था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपका बांग्लादेश, उससे मुस्लिम जो है उनको छोड़ के बाकी जो कास्ट थे उनको हम लोगों ने अपने भारत में जो है एंट्री दिया था और नागरिकता देने की भी बात की थी। तो इन सब टाइप पे कौन जो है फैसले लेता है, ये सब चीजें आपको समझने में थोड़ा सा यहाँ पे आसानी हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया, इसे कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि कार्यालय ज्ञापन से क्या समझते हैं आप, तो भारत सरकार जो है ना कोई आदेश जारी करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या होती है, यह आदेश उसी संख्या से जाना जाता है। तो आप लोगों को सभी को पता है, जैसे केस नंबर इतना आए तो ऐसे ये सबको पता है कि नंबर जो है दे दिया जाता है। जैसे उसमें देखेंगे OM नंबर 36012319190। ठीक है, ये नंबर है तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए आपको दिया गया है। ठीक है, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने जो है इस आदेश पर दस्तखत किए थे। यह छोटा सा आदेश था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग बस देख लीजिएगा कि जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय का एक क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग का एक संयुक्त सचिव था, उसके बारे में हम लोग आगे अभी देखेंगे। जैसे देखिए मुश्किल से 1 पन्ने का था वो आदेश। ठीक है, अगर आप इसे देखेंगे तो यह एक ऐसा ही आम सर्कुलर या नोटिस लगेगा जैसे आपने स्कूलों में देखे होंगे। तो हम लोग कहते हैं ना कि अभी सरकार ने ये सर्कुलर लागू कर दिया है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, चाहे हम लोग ये भी कहते हैं कि स्कूल में ऐसी नोटिस या सर्कुलर जारी हो गई है कि किसी भी प्रकार का जो है छुट्टी के पहले किसी भी बच्चे को बाहर जाने का अनुमति नहीं है, या इतने तारीख से छुट्टी है, सूचना आई है। ऐसे बहुत सी चीजों में हम लोग देखते हैं, है ना, उसी को कहा जाता है। जैसे आपने स्कूल में देखे होंगे सरकार हर रोज विभिन्न फैसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है, इसीलिए क्या किया जाता है, सैकड़ों आदेश जारी हो रहे हैं इसलिए उनको नाम दे दिया जाता है ताकि नाम से जो है पहचाना जा सके। तो नंबर के रूप में आपने देखा था वहां पे, है ना। लेकिन यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों तक विवाद का कारण बना। आइए देखें यह निर्णय किस तरह लिया गया और इसके बाद क्या हुआ था। इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी। इसमें कहा गया था, तो देखिए ये वाला जो है आदेश मुश्किल से सही में 1 पन्ने है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप क्या दिया हुआ है, तो आप लोग समझ गए होंगे अब किसके बारे में है ये। रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग था ये। ठीक है, तो यही जो है आपका कितने तारीख को, अच्छा यहाँ पे अब यहाँ पे यहीं पे आप डेट याद कर लीजिएगा ये। ठीक है, 8/9/1993 को जो है ये जारी किया गया था पत्र। ठीक है, क्योंकि आगे मिलेगा आपको कि कब से जो है ये आरक्षण लागू किया गया और कैसे हुआ था ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। अब इसमें क्या था, हिंदी में देख लेते हैं। भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% यानी कि 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों यानी कि SEBC के लिए आरक्षित होंगी।
अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती थी उन्हीं को एक और नाम दिया गया। एक और नाम SEBC यानी कि क्या होता है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है उनका मतलब एक और नाम दिया गया था, जिनको हम लोग पहले OBC जानते थे, है ना, अदर बैकवर्ड कास्ट। और OBC से क्या किया गया, आपको उसको एक नया नाम एक और दिया गया उसी में, जैसे कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों को यानी कि SC और ST को जो है आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो है मिलता था। अब SEBC या सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी। इसके लिए 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था। अन्य लोग इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। ठीक है, यानी कि सिर्फ कौन करेंगे, इतना 27% सीट पे कौन करेंगे, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग के बच्चे होंगे उनके लिए, है ना। चलिए आगे देखेंगे इसमें निर्णय करने वाले। तो चलिए निर्णय कैसे हुआ इस पे तो ये भी देखेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है तो इसके बारे में भी देख लीजिए। ऊपर बताई गई बातों के अलावा इन संस्थाओं के बारे में पिछली कक्षाओं में कौन सी बात आपको याद है, कक्षा में उस पर चर्चा कीजिए। अच्छा ये बताया गया है, ठीक है। चलिए, इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया? जाहिर है अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा जिसके हस्ताक्षर उस दस्तावेज पर थे, यानी कि वो सचिव जो था वो किया था। वह अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था, है ना, यानी लागू कौन कर रहा है, अधिकारी करता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद यह निर्णय नहीं किया होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी क्या होंगे, शामिल रहे होंगे। आपने पिछली कक्षा में इनमें से कुछ के बारे में पढ़ लिया होगा। अब एक बार फिर इन प्रमुख बिंदुओं पर सरसरी नजर डालते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत डालते हैं, गो थ्रू हो लेते हैं। तो चलिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। राष्ट्र का अध्यक्ष किसको कहा जाता है, राष्ट्रपति को। या कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। पूछा जाए कि राष्ट्र का जो है सबसे बड़ा औपचारिक रूप से या संविधान के तहत सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो आपका होता है राष्ट्रपति। वही राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो राज्यपाल होता है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। इसीलिए कहा जाता है प्रधानमंत्री जो है सरकार का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, मतलब देखा अगर वास्तविक देखा जाए तो वो शक्तियां जो है किसमें निहित होती हैं, कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं, तो प्रधानमंत्री में, है ना। जहां वास्तविक लग जाए तभी आप प्रधानमंत्री लगाइएगा, नहीं तो राष्ट्रपति लगाइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे है आपका प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। तो अभी आपने देखा ही था प्रधानमंत्री जो हाल ही में अभी कल ही शायद हैं शपथ लिए हैं उन्होंने मंत्री के रूप में, वो शपथ लेंगे, ठीक है। और सभी मंत्रियों को क्या है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, आपके राष्ट्रपति मुर्मू ने लगाया था, यानी कि वो राष्ट्रपति थी, है ना। तो राष्ट्रपति के तौर पे राष्ट्रपति मुर्मू जो ध्यान रखिएगा दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, साथ में वो 15वें नंबर की हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उनको शपथ किसने दिलाया था, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, जैसे कि उनको रमान्ना ने दिलाया था, है ना। ये सब चीजें फैक्ट है तो यहीं पे देखते चलिए, कोई बात नहीं। इनमें इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज के जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये वर्ड आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि क्या राष्ट्रपति जो है अपने हिसाब से जो है मंत्रियों को कार्य क्षेत्र आवंटन करता है या कोई भी विभाग जो है आवंटन करता है, तो नहीं, वो प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो ही है वही अपने जो है मंत्रियों को सिफारिश करता है कि इनको जो है मंत्री बनाया जाए, तो उसको क्या करता है, नियुक्त करने का काम जो है राष्ट्रपति कर देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये चैप्टर में आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति किसके सिफारिश पे करता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है। अच्छा, प्रधानमंत्री जो है दोनों सदन से किसी का भी सदस्य हो सकता है, यानी कि राज्यसभा लोकसभा दोनों में से किसी का भी सदस्य होगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर किसी का सदस्य वो नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर जो है सदस्यता लेनी पड़ती है, तभी वो प्रधानमंत्री के पद पे जो है बना रह
रहता है। वही राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए कि क्या वो किसी सदन का सदस्य होता है, तो राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए यही बताया गया है कि आपको सभी को पता है कि आर्टिकल 74 में जो है प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। यानी कि एक मंत्रिपरिषद होता है जो राष्ट्रपति को जो है सलाह देता है और सहायता उनके कामकाजों में जो है सहायता करता है। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है। आपको देखेंगे 42वीं संविधान संशोधन में बताया गया था 1976 में, जब इंदिरा गांधी के समय हुआ था, तो उन्होंने बताया कहा था कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह को जो है मानने के लिए बाध्य होगा। फिर उसको 44वें संविधान संशोधन में जो है थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया और कहा गया कि एक बार राष्ट्रपति जो है पुनः विचार के लिए भेज सकता है किसी भी प्रकार के जो फैसले हैं या कोई भी बिल है, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। लेकिन दूसरी बार आएगा तो राष्ट्रपति को जो है मानना पड़ेगा मंत्रिपरिषद अगर कोई सलाह करती है तो, ठीक है। और मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के सलाहों पे जो है काम करती है, वो बाध्य नहीं होती लेकिन हाँ उसके अंदर काम करती है। अब मिलेगा शायद इसमें, है ना। चलिए, संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं, तो सभी को पता है हमारा संसद जो है बाइकैमरल है, बीच में यहाँ पर राष्ट्रपति बैठते हैं, फिर लोकसभा और राज्यसभा होता है। लोकसभा को आप लोग कहते हैं निम्न सदन, राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन, है ना। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि लोकसभा का जो है सदस्यों के बहुमत समर्थन प्राप्त होगा तभी जो है कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा, है ना। क्योंकि सत्ताधारी सरकार कौन होती है, लोकसभा के सदस्य होते हैं, है ना। तो क्या कार्यालय ज्ञापन के फैसले मामले में सब शामिल थे, इस बारे में पता करते हैं। तो पता करेंगे हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है। क्या हर सरकारी आदेश एक बड़ा राजनीतिक फैसला होता है, इस सरकारी आदेश में खास बात है। तो चलिए देखते हैं क्या खास बात था। यह सरकारी आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। तो अब यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि 1979 में जो है दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अब यहीं पे आपको याद रखना है कि बीपी मंडल ने की थी, है ना। आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो बीपी मंडल, ठीक है, 1979 में पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया गया था। दूसरा नंबर था ये, जो जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, बीपी मंडल ने की थी। और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग भी कहते हैं। तो अब मंडल पूछा जाता है कि 27% का आरक्षण जो है किसने रिकमेंडेशन दिया था, तो मंडल आयोग ने दिया था। तो क्यों, क्योंकि उसकी अध्यक्षता जो है आपके बीपी मंडल ने किया था, है ना। और ये कब गठित हुआ था, तो 1979 में गठित हुआ था, ये पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया था। यानी कि मंडल आयोग किस लिए गठित की गई थी, तो ये गठित किया गया था कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो है भारत में पिछड़े वर्ग जो है उनका पहचान कीजिए और उनके मापदंड को जो है तय कीजिए। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें कब दी थी, तो 1980 में जो है इन्होंने अपनी सिफारिशें दी थी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना चाहिए। इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिश पर संसद में चर्चा हुई। तो संसद में अब चर्चा होगा। वर्षों तक कई पार्टियां सांसद इसे लागू करने की मांग करते रहे। फिर 1989 का समय आता है, ठीक है, लोकसभा चुनाव हुआ। जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर देगा। तो आप सभी को पता है ऐसे लुभावने दिए जाते हैं तभी जो है सरकार जो है कोई बना पाता है और चुनाव में जीत पाता है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि ये मुद्दा जो आपका मंडल आयोग की सिफारिशें चल रही है, 27% आरक्षण की बात चल रही है सीटों में, वो हम जो है अगर सत्ता में आते हैं, किसने कहा था, तो जनता दल ने कहा था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो इसको जो है लागू कर देंगे, है ना। चुनाव के बाद जनता दल ही सरकार बनी। अब देखिए इसी बात पे क्या होता है कि अब जिस बात पे भी हो लेकिन सरकार क्या होती है, जनता दल की बन जाती है। और इसके नेता कौन बनते हैं, बीपी बीपी सिंह बनते हैं, है ना।
ठीक है, प्रधानमंत्री बनते हैं, इसके बाद कई घटनाएं होती हैं। तो देखेंगे, नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की घोषणा मंशा जो है अपनी घोषणा की। अब नई सरकार जो आती है संसद में, राष्ट्रपति के भाषण के जरिए क्या कहती है कि मंडल रिपोर्ट जो है लागू करने का उन्होंने मतलब अपनी इच्छा जो है जाहिर की, यानी कि मंशा की घोषणा करते हैं वो लोग। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय किया गया। तो 6 अगस्त को इन्होंने क्या किया, कैबिनेट में, ध्यान रखिएगा, कैबिनेट बैठक में इसका जो है औपचारिक रूप से एक निर्णय लिया गया। ठीक है, अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। तो सभी को पता है कि प्रधानमंत्री क्या करेंगे, जो भी संसद होता है दोनों सदनों को सूचित करते हैं, है ना। उसके बाद आगे है आपका, कैबिनेट के फैसले को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। अब जिस विभाग के लिए था, जिसके सचिव ने जो है सिग्नेचर किया था, उसको भेज दिया गया था। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ले ली, है ना। जो भी मंत्री थे उनकी स्वीकृति जो है, यानी कि उनका हस्ताक्षर ले लिया। एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को ये जो है तैयार हो गया। ठीक है, ये जो ओएम बिल था ये तैयार हो जाता है कब, 13 अगस्त 1990 को। अगले कुछ महीनों तक यह देश का सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा बना रहा। सभी अखबारों और पत्रिकाओं में इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार जो है आते रहे। तो आपने अभी भी देखा होगा कि बिहार में 75% आरक्षण का मुद्दा जो है पूरे जोर शोर से जो है चर्चा में बना हुआ है। बहस चली, इसके चलते कई प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए। इसमें से कुछ हिंसक भी थे। इससे नौकरियों के हजारों अवसर प्रभावित होने वाले थे। तो सिंपल सी बात है, सभी वैकेंसी को जो है प्रभावित करेगा ही। इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा, जो कि अभी भी माना जाता है, जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। यानी कि जो मतलब जो भी जातिगत ये देखा जा रहा है, ठीक है। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं, उनके अवसर छीनेंगे, अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें तो आप लोग स्टूडेंट हैं तो सभी को आम बात है, ये सबको पता है कि कुछ लोग कहते हैं फाइनेंशियल आरक्षण होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जातिगत आरक्षण जो है होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि महिला है तो इस पे अनुसार आरक्षण होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है आप लोग लगे रहता है दिन भर, तो ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। अच्छा, अब ये ध्यान रखिएगा ये चीजें कि ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी के टीचर के एग्जाम में कि कुछ लोगों का किस चीज पे जो है मानना था कि इससे जो है जो है जातिवाद बढ़ेगा। तो आपको अब यहाँ पे समझ आ गया होगा कि जातिवाद कैसे बढ़ेगा। कि मान लीजिए किसी को जातिगत अगर आप किसी को आरक्षण देते हैं, तो अभी भी देखते होंगे आप लोग जब एग्जाम देते हैं बच्चे, या कोई भी रिजल्ट आता है तो पहले ये चीजें जो है मेंशन की गई रहती हैं। रिजल्ट यहाँ पे होता है और ये भी मेंशन किया गया था कि ये कैंडिडेट जो है जनरल से है, ये कैंडिडेट जो है एससी से है, ये कैंडिडेट जो है एसटी से है, या ये ओबीसी से है। ये चीजें आपने अभी भी देखा है, अभी भी होता है। तो आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी, इससे क्या होता है, मान लीजिए कोई एक्स नाम का व्यक्ति है, वो अपनी जाति या धर्म से नहीं चाहता कि हम जाने जाए। वो चाहता है कि मुझे जो है एक्स नाम से ही जाना जाए, मुझे किसी धर्म या किसी भी जाति के नाम पर ना जाना जाए। लेकिन फिर भी अगर वो किसी सिविल सर्विस हो या कोई भी एग्जाम हो या गवर्नमेंट के तहत किसी भी एग्जाम में वो बैठता है, तो क्या उसको लिखना नहीं पड़ेगा कि मैं ओबीसी से हूँ, जनरल से हूँ, एससी से हूँ, एसटी से हूँ। मजबूरन उसको जो है अपनी पहचान बतानी पड़ेगी कि मैं एससी से हूँ या एसटी से हूँ या ओबीसी से हूँ या जनरल से हूँ, बताना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है, ये लोग जो बता रहे हैं कि इससे क्या होता है, जातिवाद जो है बढ़ता है। ठीक है, हो सकता है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आरक्षण दिया जाए, वो इंटरनल हो, अपना कहीं भी लिखा जाए, पर पब्लिक रूप से जो है ये चीजें ना दी जाए। तो इससे क्या होता है, भेदभाव आता है कि हाँ ये ओबीसी है, वो एससी है, एसटी है, ऐसी चीजें जो है। तो इनका मानना था, आप समझ गए होंगे कि जातिवाद कैसे बढ़ने का जो है सुझाव दिया गया था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। ये क्वेश्चन जो है आपका स्टेटमेंट में पूछा गया था, मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें डाल दूंगी वो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे है, जिससे देश की प्रगति और एकता पर असर होगा। यह निर्णय अच्छा या नहीं, इस अध्याय में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम इस उदाहरण को यहाँ सिर्फ यह समझने के लिए बता रहे हैं कि देश के प्रमुख निर्णय कैसे लिए जाते हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाता है। तो आप सभी को पता है जो ये चैप्टर है जातिगत वगैरह, ये सब बहुत ही विविध
मतलब क्या कहेंगे, विवादों से भरा हुआ है। तो इस चीज पर बात करना एनसीईआरटी भी नहीं चाहता है। तो हम लोग भी इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर इस विवाद का निपटारा किसने किया देखेंगे। आप जानते हैं कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है कि ये वैध है या नहीं करता है। न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। इस आदेश में ध्यान रखिएगा कि जो भी विवाद होता है, अगर केंद्र और राज्य सरकार में या किसी भी प्रकार का जो हाई जो लेवल का मैटर होता है, इस तरह की जो संसद में हो रहा होता है, तो विवाद का कारण बनता है, तो वो पहले कहाँ जाता है, फिर वो लास्ट में निपटारा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय बताती है कि ये वैध है या अवैध है। आपने 3 तलाक भी देखा होगा, कई समय तक जो है केस में अटका रहा था, मतलब कोर्ट में, है ना, वैसे ही होता है। तो अभी भी आपका बिहार में जो 75% का आरक्षण है, उसके बारे में भी आप लोग न्यूज़ देख ही रहे होंगे। चलिए, इस आदेश के विरोधी कुछ लोग और संस्था ने अदालतों में कई मुकदमे जो है दायर करते हैं। उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करके लागू होने से रोकने की अपील की। तो कुछ क्या कहेंगे कि अवैध घोषित कीजिए, कुछ कहेंगे कि नहीं, ये जो है तर्कपूर्ण है, तो इसको जो है घोषित किया जाए कि ये इसे लागू किया जाए। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया। इस मुकदमों को इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि इंदिरा साहनी, यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगी आपको कि कहा जाए कि इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत जो था आपका सरकार का मामला, वो किससे रिलेटेड था, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मंडल आयोग 27% आरक्षण के लिए जो है मुद्दा से जो है रिलेटेड था। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, सरकार का मामला था ये। कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। तो आप लोगों को पता है हमारे संविधान में अब तो 34 जो है जज हो गए हैं, 34 जो है आपके न्यायाधीश हो गए हैं, है ना। चलिए, उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है। तो कब सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि 1992 में। ठीक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा। उसने कहा कि पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो आप लोग देखेंगे अभी भी ओबीसी में ओबीसी और ईबीसी, ऐसे लगता है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कौन है और अदर बैकवर्ड में जो कौन आता है ना, अभी भी देखने को आपको मिलता है। आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, यानी कि जो है मान लीजिए अच्छे स्थिति में है, उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए। उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। यह विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जाए मंडल आयोग की सिफारिशों को कब से वैध किया गया, लागू किया गया, या 27% आरक्षण जो है सीटों का आवंटन में सरकारी जो एग्जाम है उनमें, तो कब से किया गया, तो 8 सितंबर 1993। आपको ये डेट अच्छे से याद रखना है। उसके बाद इंदिरा गांधी, ये भी याद रखना है, इंदिरा साहनी बनाम जो भारत सरकार मामला था यही था, है ना। तो अब यहाँ पे इसका चैप्टर मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया होगा कि क्या है। अब थोड़ा सा देखिए, आपके समझने के लिए दिया है कि कैसे कार्य किए थे। तो मान लीजिए राष्ट्रपति थे, सर्वोच्च न्यायालय है, कैबिनेट है, सरकारी अधिकारी है। तो किसने क्या किया, तो जैसे देखेंगे आप, राष्ट्रपति ने क्या किया था, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की औपचारिक घोषणा यानी अपनी मंशा सबके सामने प्रस्ताव में रखा था, है ना। और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था, तो सर्वोच्च न्यायालय देखेंगे क्या कहा था कि ये जो है आरक्षण वैध है, अवैध नहीं है, है ना। उसके बाद क्या है, सरकारी अधिकारी क्या करेंगे, तो उन्होंने 27% फीसदी आरक्षण देने का जो है फैसला जारी कर दिया, मतलब उन्हें फैसला किया। उसके बाद कैबिनेट ने क्या किया, तो आदेश, सॉरी, इसमें जो होगा ना, आदेश आपका कौन जो जारी करेगा, तो ये करेगा सरकारी अधिकारी। और कैबिनेट ने क्या किया था, फैसला किया था कि 27% फीसदी आरक्षण देने का करेगा वो। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, मैंने मिलान कर दिया है ना। चलिए आगे देखते हैं, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। तो राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है आपको, ये चीजें अब हम इसमें समझेंगे। हमने एक उदाहरण देखा कि सरकार कैसे काम करती है। किसी देश के चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने की जिम्मेदारी होती है। तो आप सभी को पता है, ठीक है। वह कर इकट्ठा करती है, उसके बाद इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है। जो टैक्स होता है हम लोगों को पता है, उसी के तहत जो है हमारे सरकारी कर्मचारी जो होते हैं उनको सैलरी दी जाती है, या जो भी सांसद वगैरह भी होते हैं उनको भी सैलरी कहाँ से मिलती है, हमारे द्वारा जो टैक्स दिए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है पब्लिक सर्वेंट, यानी कि आप पब्लिक के द्वारा दी गई सैलरी से जी रहे हैं, तो आप क्या हुए, पब्लिक सर्वेंट हुए, है ना।
विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है। कुछ लोगों को इन्हें लागू कराना होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको चलाएँगे कैसे, उसको संचालन कैसे होगा, ये देखेंगे। कुछ लोग इसको लागू करवाते हैं। अगर इन फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है, तो तय करने वाला भी कोई होना चाहिए। क्या यह सही है और क्या गलत है, सबके लिए यह जानना भी ज़रूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए ज़िम्मेदार है। यह भी ज़रूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएँ, लेकिन ये गतिविधियाँ जारी रहे। तो आपको पता है कि सरकार अगर बदल जाती है, फिर भी अगर कोई नीति जो है, अगर संसद में मुद्दा बना रहता है, तो उसको आगे भी जो है कंटिन्यू किया जाता है ना? सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न संस्थाएँ या व्यवस्था जो है बनाई गई है। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएँ कहते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, किसी भी व्यवस्था को लागू कराना, अब मान लीजिए जैसे आईएएस लोग हैं, तो उन लोगों को क्यों बनाया जाता है कि सरकार की जो है, सरकारी जो नीति है, उनको जो है बैकग्राउंड लेवल पे जाके इम्प्लीमेंट करें, है ना? उसको लागू करवाएँ। तो इसीलिए ऐसे ही व्यवस्थाएँ जो की जाती है, उन्हीं को क्या कहते हैं? संस्थाएँ कहते हैं, है ना? कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएँ अपने काम को क्या करेंगी? अच्छे से करेंगी। तो कोई भी का व्यवस्था हो, जो भी अच्छे से करते हैं, तो वही चीज़ें जो हैं हो मतलब अच्छे से वो काम कर पाती है। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारी और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। तो आप सभी को पता है संविधान क्या है? तो नियमों का संकलन किया गया है कि हमारी सारा सरकार या कैसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार कैसे काम करेगी। तो केंद्र और राज्यों के नियमों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, या मौलिक अधिकार या यानी कि जो भी नागरिक हैं, उनके लिए भी क्या प्रावधान है, इन सभी को संकलन को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। दस्तावेज के रूप में जो है ना? उसी को लिखित कर देते हैं, नियमों को, तो उसी को संविधान कहा जाता है। हमने अब पिछले चैप्टर में देखा ही था। दिए गए उदाहरण में हमने इस तरह की विभिन्न संस्थाओं को काम करते देखा है। अब देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे प्रधानमंत्री और कैबिनेट एक ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती है। तो आप सभी को पता है कि आपका प्रधानमंत्री और कैबिनेट जो होती है, एक ऐसी संस्था होती है, यानी कि मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, और मंत्रिपरिषद की मतलब सलाह पर ही जो है प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति जो है, किसी भी तरह का फैसला का मतलब रूल पारित करते हैं या बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक तरह से कौन हो गया प्रमुख, जो होंगे आपके प्रधानमंत्री और कैबिनेट हो गई। ध्यान रखिएगा, आपका ये जो दे रहा है ना कि कैबिनेट शब्द, तो ये मूल संविधान में जो है कैबिनेट शब्द नहीं था, है ना? ध्यान रखिएगा, कैबिनेट शब्द जो है आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था, है ना? और इसको जो है अभी भी परिभाषित नहीं किया गया है कि कैबिनेट क्या है, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पूछा जाए कि क्या संविधान में कैबिनेट को परिभाषित किया गया है, तो नहीं किया गया है। क्या मूल संविधान में जो है कैबिनेट शब्द जो है था, तो वो भी कहिएगा आप, मूल संविधान में नहीं था, लेकिन अभी जो अपना आधुनिक संविधान है, उसमें कैबिनेट शब्द को 44वां संविधान संशोधन 1978 में 352 आर्टिकल के जो है अंदर जोड़ दिया गया। उसमें भी अगर अंदर अंदर पूछा जाए, तो उसमें भी बता दीजिएगा 352 आर्टिकल 3 में जो है इसको कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया है। कब? 44वां संविधान 1978 में। और पूछा जाए कितनी बार ये कैबिनेट शब्द का जो है जिक्र किया गया है, तो सिर्फ एक बार किया गया है। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती है। तो आपसे पूछा जाए कि महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले कौन करती है, तो प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट संस्था, ठीक है? मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। तो आप सभी को पता है आईएएस वगैरह ये क्या होते हैं, जो भी हमारे सरकार की योजनाएं हैं, उसको जो है ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने का काम जो है आईएएस वगैरह का होता है। आप सभी को पता है। तो ये नौकरशाह को उसकी जिम्मेदारी दी जाती है ना? सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि अगर मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है, तब भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। और अगर किसी नागरिक और सरकार के बीच में, या राज्य या केंद्र सरकार के बीच में विवाद होता है, तो कहाँ जाना पड़ता है? सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ता है। वही जो है बाद में रिजल्ट देती है कि क्या सही है और कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये सब का जो है निर्णय कौन लेता है? सर्वोच्च न्यायालय लेता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि नागरिक और सरकार के बीच विवादों को है कहाँ सुलझाया जाता है, तो वो आपको सर्वोच्च न्यायालय में सुलझाया जाता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। क्या आप इस उदाहरण में दूसरी संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं? उनकी भूमिका क्या है? संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं। इनसे नेताओं के हाथ बंध सकते हैं। संस्थाओं
संस्थाओं के कामकाज के कुछ बैठकें, कुछ समितियां और कुछ रूटीन काम होता है। तो सिंपल सी बात है, होगा ही, रूटीन वगैरह नियम जो है बने रहते हैं हर संस्था के, कि कौन सी संस्था जो है संवैधानिक है, कौन सी जो है आपको संविधान में उसका अनुच्छेद में वर्णन नहीं किया गया है, ये सब चीजें तो देखे जाते हैं ना, बहुत सारी संस्थाएं हैं। ठीक है, इनके कारण अक्सर काम देरी और परेशानियां होती हैं, इसलिए संस्थाओं के कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, एक तरह से कम समय के अनुसार देखा जाए तो एक व्यक्ति अगर फैसला लेता है तो जल्दी ले लेगा फैसला और समय का जो है कंजम्पशन कम होगा, बचत होगा, है ना? लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे, अगर कि फैसला जो है किसी भी प्रकार का वो अच्छा है या नहीं है, अगर इस पे विचार किया जाए उसकी क्वालिटी पे, तो आप देखेंगे जब ज़्यादा लोगों ने जो है मिलकर कोई कानून पारित किया है, तो वो जो है आपका क्वालिटी बेस अच्छा होता है। ठीक है? तो एक चीज दोनों है, जो इसका पक्ष और विपक्ष दोनों आप समझ जाइएगा, है ना? अब देखिए क्या रहा है, कायदे कानून और बैठकों की क्या जरूरत है, पर यह सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है सभी जनता का जो है भागीदारी होना, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। जैसे भारत में देखेंगे अप्रत्यक्ष रूप से जनता जो है किसी भी नीतिगत फैसले में जो है क्या है, शामिल होती है, भागीदारी होती है ना? कैसे? क्योंकि हमने प्रतिनिधि जिसको चुना है वही प्रतिनिधि जाके वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए हमारा जो है प्रत्यक्ष रूप से हम वहां पे प्रेजेंट होते हैं, है ना? संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से जो कुछ परेशानियां होती हैं या थोड़ा सा वक्त लगता है, वह भी कई मायने में उपयोगी होता है। तो वही कहा मैंने कि समय लगता है तो कई मायनों में आप देखेंगे वो उपयोगी भी है ना? किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर मिल सकता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं है, लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला भी तो जल्दी में ले सकती है ना? तो जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती है। तो ठीक है, समय लगता है थोड़ा सा, इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारी संस्थाओं पर जोर देती है। तो अब क्या करते हैं कि कुछ लोगों का जो है संस्था बना देते हैं। मान लीजिए कि कह दिया हमने कि चांदनी चौक में जो है 20 लोग मिलके आप लोग बता दीजिए कि ये जो नीति लाया जा रहा है आपके चांदनी चौक में, आप लोगों को मंजूर है या नहीं। तो वहां पे क्या किया, एक आदमी को हमने लीडर को भेज दिया, कहा कि 20 लोगों की राय लेके तुम यहाँ पे हमारे पास आओ। तो ये गया 20 लोगों की राय लेके और आपके पास आके ये राय एक एक अकेला व्यक्ति आपको दे देगा। तो आपने एक व्यक्ति से राय लिया तो इसमें थोड़ी सी आपको आसानी होगी, लेकिन आप खुद जाके अगर 20 व्यक्ति से राय लेते हैं तो थोड़ा सा समय और आपका मतलब सब कुछ जो है आपका वेस्ट होगा। तो इसलिए ऐसे जो है चीजें संस्थाएं बना दी जाती हैं। संस्थाएं क्या करती हैं, ग्राउंड लेवल पे उसकी जांच पड़ताल करती रहती है ना? तो संस्थाओं की क्यों जरूरत है, आप यहाँ पे समझ गए होंगे। कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है? तो यस, बिल्कुल है, शायद नहीं, चूंकि यह फैसला संसद ने नहीं किया था, लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नजर डालकर देखते हैं कि क्या उनमें संसद की कोई जिक्र था। तो बिल्कुल देखेंगे हम उन्हें निम्नलिखित वाक्यों में को पूरा करके याद करने की कोशिश करेंगे। तो जो वो मंडल आयोग था ना, उस पे कैसे बहस हुई थी, कैबिनेट ने कैसे फैसला किया था, कैसे सर्वोच्च न्यायालय ने उसको वैध घोषित किया था, ये सब चीजें जो है फिर से आप लोग दिमाग में मतलब क्या है, रिव्यू रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी, बिल्कुल हुई थी। भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था, बिल्कुल संसद का भाग होता है ये, तो राष्ट्रपति आया यहाँ पे, जिक्र किए थे ना। प्रधानमंत्री ने उसको, अभी प्रधानमंत्री की उसमें कोई जिक्र नहीं थी, हाँ था, बीपी सिंह जो थे वो भी प्रधानमंत्री थे, है ना? तो उनकी भी जिक्र की गई थी। अब आगे देखेंगे, चलिए इसके आगे कह रहा है, यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट में संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई थी। इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा था। अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी? आपने पहले कक्षा में संसद के बारे में जो पढ़ा था उसे याद करके यह कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी ना दी होती तो क्या होता, है ना? अब देखिए कह रहा है कि अब संसद संसद बार बार आ रहा है, तो ये संसद है क्या, इसके बारे में हम लोग अब देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब अगर संसद आया है तो थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि संसद का जो है भारत के संविधान में किन कौन से अनुच्छेद में जो है वर्णन किया गया है। तो आप देखेंगे 79 में जो है संसद का वर्णन किया गया है, यहीं पे लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, संसद
आर्टिकल 79। वहीं पे पूछा जाए आपसे लोकसभा का किसमें व्यवस्था किया गया है, तो 81 में किया गया है लोकसभा का। वहीं आपसे राज्यसभा पूछा जाए तो किसमें किया गया है, 80 में किया गया है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा सर्कल 79, 18, 81। ठीक है, संसद का जो है संविधान के इस आर्टिकल के तहत जिक्र किया गया है, यानी कि संसद होगा भारत में जो है 79 आर्टिकल बताता है। ठीक है, राज्यसभा होगा 80 बताता है, और 81 संसद में जाने के लिए जो है राष्ट्रपति जो है उसकी उम्र क्या होती है, 35 होती है। राज्यसभा की उम्र जो होती है मिनिमम 30 होती है, और वही देखेंगे लोकसभा में जो है 25 होती है ना। उम्र भी याद रखिएगा। चलिए, हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि आपसे कोई पूछ दे कि संसद से क्या समझते हो, तो यहीं पे आप बोलिएगा कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। तो आपने अभी लोकसभा सांसद वगैरह का चुनाव किया है, और वो लोग कहाँ बैठेंगे, संसद में जाके बैठेंगे, सांसद कहलाएंगे, है ना। राज्य स्तर पर क्या होता है, तो विधानसभा कहते हैं। जब राज्य स्तर पे जो आप विधायकों को चुनते हैं तो वो कहाँ बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं। अब वहीं आपसे पूछा जाए कि विधानसभा का जो है प्रावधान आर्टिकल किसमें किया गया है, कि हमारे भारत में जो है राज्य स्तर पर विधानसभा होगा, तो वहीं आप देखेंगे ये कहता है 168, है ना। और 169 क्या कहता है, 169 कहता है आपको विधान परिषद। और वहीं देखेंगे 170 क्या कहता है, तो विधानसभा। अच्छा, ये विधानसभा लिखा हुआ था, यहाँ पे विधान मंडल का बता रही मैं कि 168 में जो है विधान मंडल की जिक्र की गई है, विधानसभा जो है आपका 170 में जिक्र किया गया। इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहूंगी कि विधानसभा जो है आर्टिकल कौन सा बताता है कि विधानसभा होगा भारत में राज्य स्तर पे, तो 170 बताता है। और विधान परिषद भी 6 जैसे देखेंगे राज्यों में है अभी भी, तो वो विधान परिषद की बात कब किस आर्टिकल में की जाती है, तो 169 में की जाती है। और वहीं पे यहाँ पे विधान मंडल पूछा जाए, ठीक है, जैसे संसद कहा जाता है ना, वैसे ही विधान मंडल होता है। ठीक है, तो उसका जो जिक्र किया गया है वो किस आर्टिकल में किया गया है, तो 168 में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। यह जनता की ओर से कई तरह के राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। तो बिल्कुल, जब इसे जनता चुनती है तो ये जाती है, तो कई तरह के इनको राजनीतिक अधिकार जो है दिया जाता है ना। चलिए अब देखेंगे इसमें क्या क्या अधिकार है इनको। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार जो है किसको होता है, तो संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। तो अब ध्यान रखिएगा आप लोग कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। आप देखते भी हैं आजकल हम लोग, है ना। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं, यानी विधि बनाने वाले को विधायिका कहा जाएगा, है ना। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानून में जो है संशोधन भी कर सकती है। संशोधन हमने कहाँ से लिया है संविधान में, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ठीक है, यह मौजूदा कानून को खत्म कर सकती है, जगह नए कानून भी बना सकती है। तो कौन, संसद जो है, सत्ताधारी सरकार जब आती है तो संसद में आप देखेंगे राज्यसभा लोकसभा दोनों मिलकर जब चाहे जो है नियम लागू है उसको हटा भी सकती है, लागू कर भी सकती है, बट हाँ, वो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित ना करता हो। चलिए, या किसी भी इंसान के या ह्यूमन के मौलिक अधिकार का भी हनन ना करता हो। चूंकि आधुनिक लोकतंत्र में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारी को दो हिस्सों में बांट दिया है। इन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं। पहले सदन के सदस्य आमतौर पर सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि लोकसभा के सदस्य, और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरे सदन के सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे राज्यसभा में, है ना। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना है कि कहीं कुछ गलत फैसले तो नहीं ले रहा है सत्ताधारी जो है अभी संसद में, है ना। हमारे देश में संसद के दो सदन हैं, आप लोगों को पता ही है, लोकसभा और राज्यसभा, है ना।
संसद में देखिए 3 चीज़ों से मिलकर बना है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीचर में पूछा गया है और भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि संसद का मतलब क्या है, उसमें कौन-कौन से जो हैं संसद के अंग हैं। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या निम्न सदन या उच्च सदन लिख के भी आ सकता है। तो वही चीज़ हम भी देखेंगे, दोनों सदनों में से एक को राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, दूसरे लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल्स कहते हैं, ठीक है। हाउस ऑफ पीपल्स क्यों? पीपल्स ही उसको चुन के जो है भेजती है के नाम से जाना जाता है। राज्य का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, ध्यान रखिए अब यहाँ पे दे दिया है। पूछा जाए राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा होता है क्या? तो होता है, लेकिन किसी भी सदस्य लोकसभा या राज्यसभा किसी का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको ये याद रखना है, यही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होता है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि कई बार आप लोगों ने सुना है कि क्या राष्ट्रपति का सिग्नेचर या मंजूरी देना जो है जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है। कोई भी विधेयक जो है जब तक वो कानून और सख्ती में नहीं आता, जब तक उस पर राष्ट्रपति जो है सिग्नेचर ना कर दे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोई भी बिल राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही जो है आपका कानून होता है वो और सख्ती में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालाँकि अगर बहुत सारे प्रावधान हैं कि कहीं पे जो है राष्ट्रपति धन विधेयक है तो जैसे उसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मतलब अनुमति के बाद जो है लोकसभा में प्रेज़ेंट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है डिटेल है, तो वो कहीं मिलेगा तो देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब चलिए देखते हैं भारतीय संसद के बारे में पढ़ा। अध्याचार से आपको पता चल गया कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, तो हमने देखा ही था। अब संसद के दोनों सदनों के गठन के प्रमुख अंतर को याद करते हैं। इन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग-अलग जवाब दीजिए। तो ये पूछा है कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो संसद में कितने सदस्य की संख्या होती है? उसके बाद सदस्यों को कौन चुनता है? उनका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है? वह अस्थायी होता है या अस्थायी होता है? तो लोकसभा तो भंग होता ही है, राज्यसभा नहीं भंग किया जा सकता, है ना? तो ये सब चीज़ें अभी मिल जाएँगी, इसलिए मैं वहाँ नहीं बता रही। चलिए। लोकसभा बनाम राज्यसभा दोनों के बारे में देखेंगे, तो दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है? तो हम लोग देखेंगे अभी। राज्यसभा को कभी-कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। अब इससे अपर हाउस और लोअर हाउस निम्न सदन या उच्च सदन, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को और लोकसभा को आपको कहा जाता है निम्न सदन। तो इसमें आपको ये एज याद रखना है कि 25 वर्ष जो है आपका लोकसभा के लिए है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष जो है मिनिमम आयु होता है। किसी भी सदस्य को जो है सदस्यता लेनी होती है जब राज्यसभा की, तो वो कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए। 35 वर्ष किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। तो इससे भी आप लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आप समझ गए कि राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, या उच्च सदन या निम्न सदन, ठीक है। इसका यह मतलब नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा प्रभावशाली होती है। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है और हमारे संविधान में यह भाषा नहीं की गई, इस्तेमाल नहीं किया गया। तो हमारे संविधान में इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है। तो यानी कि देखा जाए लोकसभा और राज्यसभा में प्रभावशाली कौन है? तो लोकसभा ज्यादा प्रभावशाली है ना। उसके बाद देखेंगे किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है। तो आप सभी को पता है कि जब तक जो है रोज लोकसभा और राज्यसभा की सहमति नहीं बनती है तो कोई भी कानून जल्दी पारित नहीं होता है। विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, तो उसमें राज्यसभा का भी भूमिका होता है, भले ही धन विधेयक हो या देखिए दो चीजों में जो है आपका राज्यसभा का कोई मतलब नहीं होता है, भागीदारी नहीं होता। जैसे देखेंगे धन विधेयक 110 आर्टिकल जो है आपका धन विधेयक के बारे में बात करता है, 110 आर्टिकल, ठीक है। तो 110 आर्टिकल में धन विधेयक जो है लोकसभा में ही मतलब प्रस्तुत किया जा सकता है। जब लोकसभा में आता है ना, तो अगर राज्यसभा को भेजा जाता है तो मात्र वो 14 दिन तक रख सकता है। अगर 14 दिन तक वो नहीं भी देता है तो भी वो पारित माना जाता है, लेकिन उसमें उसको अमेंडमेंट के लिए सुझाव दे सकता है, मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है ना। तो क्या होगा, धन विधेयक में कहीं ना कहीं राज्यसभा जो है पंगु हो जाता है। वहीं देखेंगे आप संविधान संशोधन में जो है आपका किसी भी संशोधन का बिल होता है उसमें जो है आपका राज्यसभा फिर से पंगु हो जाता है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सामान्य विधेयक होगा तो उसमें आपका राज्यसभा का जो है क्या है, भागीदारी होता है, क्योंकि दोनों
तो अंतिम फैसला दोनों संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। अब देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई बिल है या कोई भी आपका कानून पारित करने की बात की जा रही है, तो कोई विधेयक लाया गया है, कोई कानून जो है सामान्य कानून लाने की बात की जा रही है, तो क्या होगा, राज्यसभा कहेगा कि नहीं ये सही नहीं है, लोकसभा कहेगा कि सही है, तो दोनों में जो है विवाद हो जाता है। फिर अंतिम में क्या किया जाता है, 108 आर्टिकल जो है आपका राष्ट्रपति को जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का निर्देश देता है, यानी प्रावधान करता है, जिसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का स्पीकर करता है। यानी कि संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करेगा, तो स्पीकर करेगा लोकसभा का। और वहीं पे आप देखेंगे बुलाएगा कौन, तो 108 आर्टिकल के तहत आपका राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुला के मतलब बैठवाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। इनमें इनमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। लोकसभा पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल, यही धन विधेयक की बात की जा रही है, 14 दिनों तक जो है देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। यह लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या ना माने। 110 आर्टिकल जो धन विधेयक की बात करता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। देखिए, बहुमत हासिल हो उसी को जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो प्रधानमंत्री बन रहा है वो लोकसभा का ही सदस्य हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप देखेंगे मनमोहन सिंह, आपको इंदिरा गांधी, ये लोग क्या थे, राज्यसभा के सदस्य थे, है ना, फिर भी प्रधानमंत्री थे। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दे कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। राज्यसभा को यह अधिकार हासिल है, नहीं है, सॉरी, अब ये राज्यसभा को जो है ये अधिकार हासिल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमने देख ही लिया। अब देखिए ये कानून जो है दिया हुआ है, बताया गया है कि कैसे जो है लोकसभा में एक दिन का जो है काम होता है। तो अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। बस इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए जो पहला काल होता है वो प्रश्नकाल का होता है, उसके बाद शून्यकाल होता है। और ध्यान रखिएगा शून्यकाल का जो है इन्वेंट किसने किया था, यानी शून्यकाल का खोज किसके द्वारा हुआ था, तो भारत के द्वारा हुआ था। और शून्यकाल जो है कितने घंटे का मैक्सिमम हो सकता है, तो 1 घंटे का हो सकता है, इससे ज्यादा घंटे का शून्यकाल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपका वही चीज दिया गया है कि प्रथम और क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, या प्रश्न काल कहते हैं उसको। ठीक है, वही चीजें दी है। तो अगर पढ़ना हो आपको तो एक बार और यहाँ पे कर देती हूँ, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दिख रहा होगा एक दिन जो है इनका काम काज का बारे में बताया है। अच्छा, संसद की जो है मिनिमम कितनी सदन होती है, लगभग बैठक बैठानी पड़ती है, तो 3, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, 6 महीने से ज्यादा अंतराल जो है लोकसभा और राज्यसभा की बैठक जो है उसमें 6 महीने से ज्यादा अंतराल जो है नहीं होना चाहिए। बैठक होनी चाहिए मिनिमम साल भर में 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर कोई सांसद या कोई भी है राज्यसभा में या लोकसभा में जो भी है, अगर 60 दिन के तक जो है लगातार प्रस्तुत नहीं होता है, तो उसकी जो है सदस्यता खत्म कर दी जाती है। ठीक है, क्या आपको उस सरकारी आदेश की कहानी याद है जिसमें हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी? तो बिल्कुल, मंडल आयोग 27% याद है हम लोगों को। व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, उसने यह फैसला नहीं किया था, वह केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था जिसे किसी और ने किया था। हमने यह फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी थी, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वे यह फैसला नहीं कर सकते थे। इस अर्थ में वे सिर्फ संसद की मर्जी को लागू कर रहे थे। इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारी का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कार्यपालिका किसको कहा जाता है ना। उसके बाद हम देखेंगे सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। अब पूछा जाए कि कार्यपालिका क्यों कहा जाता है, तो सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है, यानी कार्य का पालन करेंगे ये लोग। इस तरफ जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। ठीक है,
और कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो प्रधानमंत्री में। ठीक है। उसके बाद देखिए राजनैतिक और अस्थाई कार्यपालिका। तो राजनैतिक और अस्थाई कार्यपालिका कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। तो किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनैतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनैतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरे और जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें अस्थाई कार्यपालिका का प्रशासनिक सेवक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप सेवा लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लोक सेवा में जो कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं? सिविल सर्वेंट या नौकरशाह। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं। तो आप लोगों ने कई बार न्यूज में सुना होगा कि तबादला हो गया, ये सरकार आई तो दुश्मनी निकाली, ऐसा वैसा, लेकिन नियम यही कहता है कि वो बने रहे अपने पद पर। ठीक है, रहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। क्या आप कार्यालय ज्ञापन के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं? आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका को गैर राजनीतिक कार्यपालिका से ज्यादा अधिकार क्यों होते हैं? मंत्री किसी नौकरशाह से ज्यादा प्रभावशाली क्यों होता है? नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक महारत है और जानकारी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज्यादा हो सकती है। तो बिल्कुल होती है। इसलिए दिया जाता है वैल्यू क्योंकि जनता का हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जनता के द्वारा जो है वो प्रतिनिधित्व जनता का कर रहा होता है, इसलिए जनता के सामने झुकना पड़ता है। ऑफिसर्स लोगों को ये मत सोचिए कि उसके सामने झुकता है, वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कुछ गुट को लेके वो अकेला खड़ा है, इसलिए कहा जाता है। ठीक है, गुट का मतलब ये है कि 50 जनता ने जो है किसी को चुना है, तो ये 50 जनता का ये प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति कर रहा है, तो इसका मतलब 50 व्यक्तियों की शक्ति जो है किसमें निहित है? इस एक व्यक्ति में निहित है। तो सिंपल सी बात है, वो अधिकारी जो होते हैं इनके सामने झुकेंगे क्योंकि वो 50 व्यक्तियों का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। ठीक है, चलिए, कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है। रक्षा उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है। फिर भी हम इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों है? इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। अब आप समझ गए होंगे, है ना? लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों के द्वारा चुना होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। सॉरी, वो स्क्रीन थोड़ा सा हट गया था। ठीक है, चलिए, मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने का कतई उम्मीद नहीं की जाती है। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है। तो सिंपल सी बात है, सभी की एक टीम होती है, वो सलाह देती है, पढ़े लिखे लोगों की टीम होती है वो। लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग अलग राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय बाद में लेता है ना? चलिए आगे देखते हैं। दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है। जो पूरे मामले को भली भांति समझते हैं वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, विशेषज्ञ नहीं करते। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। लेकिन अब देखिए क्या है, लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आर्टिकल ध्यान रख लीजिएगा 74 और 75। ठीक है, मंत्री परिषद होगा राष्ट्रपति की सलाह के लिए, 74 बताता है, और वहीं 75 आपका प्रधानमंत्री होगा, इसके बारे में प्रावधान करता है। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था के बारे में किसे जाना जाता है तो प्रधानमंत्री को। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो आपको भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। और शपथ कौन दिलाता है ना? तो राष्ट्रपति ही दिलाएंगे, यही पूछा जाएगा अगर तो। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते क्योंकि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।
ठीक है, राष्ट्रपति। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता, वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कि वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री या जो आपके मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है राष्ट्रपति जब अगर विशेष बहुमत जो है कोई जो है जो है विश्वास मत में जो है कहता है ना कि विश्वास मतलब नहीं मिल पाया इसमें भी, तो वो क्या करता है राष्ट्रपति जो है उनको बर्खास्त कर देता है। अभी मिलेगा अभी हमको। ठीक है, प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। तब यहाँ पे आपने देखा ही था कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही दूसरे मंत्रियों को क्या है जो है आपके राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। मंत्री अनुमन उसी पार्टी का या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हुआ रहता है। तो अभी अभी चल ही रहा है ये न्यूज। प्रधानमंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, तो प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए जो है स्वतंत्र होता है, किसी भी तरह का उसका राष्ट्रपति का दबाव नहीं होता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हो। बस वे संसद के सदस्य होने चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसकी। ठीक है, कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो लेकिन उसको सदस्यता लेनी पड़ती है। ठीक है, मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा कि बनाया जा सकता है लेकिन 6 महीने के अंदर क्या है उसको बनना पड़ेगा, मतलब सदस्यता लेनी पड़ेगी, है ना। अब चलिए, मंत्री परिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें अनुमन विभिन्न स्तरों के 60 से 80 मंत्री होते हैं। तो ध्यान रखिएगा 91 संविधान संशोधन जो आपका 2003 में हुआ था, 91वां संविधान संशोधन, आप समझ गए होंगे संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में हुआ था। इसके तहत जो है 15% जो है लोकसभा के 15% ही मंत्रिपरिषद में जो है मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें अनुमान कितने होते हैं, 60 से 80 मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री अनुमान सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होती हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्री परिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं, 16 से 25 और तक होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा मंत्री परिषद के अंदर ही जो है आपका मंत्रिमंडल आता है। ठीक है, मंत्री परिषद का अनुच्छेद में जो है जिक्र किया गया है 74, लेकिन मंत्रिमंडल का जो है कैबिनेट का देखेंगे वर्ड का, वो बाद में जोड़ा गया था 44वें 1978 में जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मंत्री परिषद में कौन कौन होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य स्तर पे आपके राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, स्वतंत्र प्रभाव, अब उसमें भी राज्य मंत्री और मंत्री में कौन कौन होते हैं, तो कुछ होते हैं स्वतंत्र प्रभाव वाले और राज्य मंत्री, तो वो कौन है, अनुमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री कौन होते हैं, तो अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। चूंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक है। अच्छा, थोड़ा सा ये हम लोग देख लेते हैं कार्टून क्या दिया है। कार्टून ये रहा। ठीक है, ये कार्टून देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब ये देखिए मंत्री बनने के लिए जो है लिस्ट बनाया जा रहा है, तो सब क्या कर रहे हैं, चुप के देख रहे हैं कि मुझे कौन सा मंत्रिमंडल दोगे, कौन सा दोगे, है ना। तो यही चीजें ये दिखा रहा है, कह रहा है कि मंत्री बनने की होड़ नई नई नहीं है। यह कार्टून 1962 के बाद नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की बेचैनी दर्शाता है। राजनेता मंत्री बनने के लिए इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं, आप क्या सोच सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, सबको पता है ये बात, सब मंत्री बनना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले को खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया करवाते हैं, यानी उपलब्ध कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। अब ये देखिए पूछा गया था कैबिनेट सचिवालय का कार्य क्या क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है,
यहाँ पे दिया है कि इस कार्टून में अपनी लोकप्रियता के उफान वाले 1970 के दशक में शुरुआती दिनों में इंदिरा गांधी को कैबिनेट की बैठक करते दिखाया गया है। क्या आपको लगता है कि उनके बाद बने किसी प्रधानमंत्री को इसी आकार या रूप में देखने को मिला होगा? तो कौन सा कार्टून है ये? ये है ना? चलिए आगे देखते हैं इसमें। समन्वय करने का कार्य करेगी। अब देखते हैं प्रधानमंत्री के अधिकार क्या-क्या हैं, है ना? संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारियों या एक दूसरे के से अनेक उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, यानी कैबिनेट या मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है, ठीक है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों के काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज जो है क्वेश्चन बन सकता है कि जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो मंत्रिमंडल को भी मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल ही के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी-कभी सरकार का सरकार का प्रधानमंत्री रूप भी कहा जाने लगा है। राजनीति में राजनीतिक दलों पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। मीडिया राजनीति और चुनाव की पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति को देखा है, तो हमने देखा ही है, ठीक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है कि किसी भी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री थी और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए, लेकिन हाल के वर्षों में भारत के गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं। गठबंधन सरकार की प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारी को जो है देखना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, गठबंधन की सरकार की ये लूफॉल है ना। चलिए, सराय भी माननी होती है। इसके अलावा उसे गठबंधन की साझेदारी दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना पड़ता है। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी होती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, गठबंधन की सरकार जब होती है, आप लोग देखे होंगे अभी नीतीश और उड़ीसा के जो थे उनके बारे में अभी खूब हल्ला हुआ था क्योंकि इनके पास जो है सीट थी अच्छी खासी, तो इनकी जो है वैल्यू बढ़ गई थी, है ना। तो ये चीजें हैं। और गठबंधन का लूफॉल क्या हो जाएगा? लूफॉल ये हो जाएगा कि देखिए, गठबंधन में क्या होता है, सरकार जो है एक अच्छे फैसले लेने में मतलब वो नहीं रहती है, स्वतंत्र नहीं रहती है, हावी होते हैं ये लोग गठबंधन में, ठीक है। सब अपना अपना मत रखते हैं। आगे है, एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। यानी राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है, ठीक है। और सरकार का प्रमुख कौन है? आपका प्रधानमंत्री है, लेकिन कार्यपालिका प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाए जो राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम आलंग आल आलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं की कामकाज निगरानी करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करे। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, आप लोगों को पता ही है। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व करते हैं, इनका जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का एक अल्प संक्रमणीय मत के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग वहाँ पे कि कौन कौन जो है राष्ट्रपति के
चुनाव में शामिल होते हैं, तो संसद के सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, ध्यान रखिएगा, वो शामिल होंगे। उसके बाद राज्य के विधानसभाओं के जो है आपके निर्वाचित सदस्य, याद रखना है यहाँ पे विधानसभा है, सिर्फ विधान परिषद नहीं है, ठीक है। विधान परिषद को निगलेक्ट कीजिएगा चुनाव में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश में जैसे दिल्ली हो गया, आपका पुडुचेरी हो गया, अब तो जम्मू कश्मीर भी हो गया, इनके जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी शामिल होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो इनके चुनाव में शामिल होते हैं। तो याद रखना है कि संसद के सदस्य और राज्य की विधानसभाओं या केंद्र शासित के प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है शामिल होते हैं। विधान परिषद चुनाव में शामिल नहीं होता है राष्ट्रपति के। अब आते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग में। तो राष्ट्रपति के महाभियोग में जो है आप देखेंगे संसद के सदस्य होते हैं, राज्य की विधानसभा होती है, राज्य के विधान परिषद के भी सदस्य जो है इसमें शामिल होते हैं। महाभियोग जो 61 में है आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जाता है, उसमें शामिल होते हैं परिषद भी, है ना, विधान परिषद। लेकिन वहीं देखेंगे जो आपका केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो चुनाव में भाग लिए थे, वो यहाँ भाग नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है डीपली जो है ना बनता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रतिक्रिया हमने कहाँ से ली है, तो अमेरिका से ली है। कौन से आर्टिकल में है, तो 61 आर्टिकल में है, ठीक है। कब किया जाता है, तो संविधान का उल्लंघन जब होता है राष्ट्रपति के द्वारा, तब उनका जो है उन पर महाभियोग लाया जाता है या उनको पद से हटाया जाता है, ठीक है। महाभियोग के तहत या संविधान उल्लंघन के तहत उनको पद पर से जो है हटाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा संविधान के उल्लंघन जैसे वर्ड का बात जो है संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालिका की भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़े तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति ना कर सके, सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज और याद रखना है कि भले ही नाम मात्र का है, लेकिन सारी गतिविधियां जो है किसके, सरकारी गतिविधियां जितनी भी होंगी वो किसके नाम पे होती है, राष्ट्रपति के नाम पे होती है, ध्यान रखिएगा। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही है, आपको पता ही है, राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। मैक्सिमम देखेंगे चुनाव आयोग का प्रमुख वही करता है, प्रधानमंत्री का वही करता है, बहुत सारे जो है करता है राष्ट्रपति, है ना। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, अब देखिए किसका किसका करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और उसके बाद आपको सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपालों का, चुनाव आयुक्तों का। फिर उसके बाद देखिए कौन कौन से करता है, राज्य के उच्च न्यायालयों का, न्यायाधीशों का। फिर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। दूसरे देशों में राजदूत आदि को नियुक्त भी कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते उसी के नाम से होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, इसीलिए कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रपति पंगु बन जाता है और प्रधानमंत्री जो है यहाँ ऊपर उठ जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये भी चीज याद रखिएगा कि मंत्री परिषद की सलाह पर जो है काम करता है, लेकिन एक बार उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है राष्ट्रपति, लेकिन दूसरी बार जब आएगा तो वो राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हो जाता है। ये कब से है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 42वें संविधान में कहा गया था कि मंत्री परिषद के लिए बाध्य होगा, लेकिन उसको निगलेक्ट किया गया 44वें संविधान में, ठीक है। कहा गया कि ठीक है, पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है, यानी वीटो पावर, यानी कि 1111 कहता है आर्टिकल जो है 111 आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति को वीटो पावर यूज करने का अधिकार देता है, यानी वो कुछ समय के लिए जो है अपने पॉकेट में रख सकता है। जैसा देखेंगे आप डाक सेवा के समय ज्ञानी जैल सिंह जो पहले सिख प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये वीटो पावर का यूज किया था, है ना। चलिए, संसद में वापस भेज सकता है, लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक को जो है भेज दे तो वो क्या करेगा, उसको जो है पारित करना पड़ेगा, ठीक है। पारित करना है, उसे हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, बाध्य हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है, क्या वो अपने विवेक से कुछ
कर सकता है। एक महत्वपूर्ण चीज है जो उसे अपने स्वविवेक से करनी चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, देखेंगे हम स्वविवेक से क्या करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता। उस समय उसी को राष्ट्र प्रधानमंत्री चुनना पड़ेगा जो मंत्री जो है बहुमत में और लोकसभा में जो है बहुमत से आया है, ठीक है, उसी को चुनना पड़ेगा। लेकिन उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त होता है करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होगा ना, तब उस समय अपने स्वविवेक का यूज करेगा राष्ट्रपति और उसे जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नव नियुक्त प्रधानमंत्री को एक तक समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए भी कहता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या जाता है। दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार भी का मुखिया भी। अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं, वहीं अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करता है। कानून बनाने का काम अभी विधायक, अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है। राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो अधिकार से रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत भी नहीं होती है और ना ही वह उसके प्रति उत्तरदायी होता है। अच्छा, ये पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है आपका मतलब जिम्मेदार होता है, तो सामूहिक रूप से देखेंगे आप लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद जो है, ठीक है। और अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति जो है जिम्मेदार होता है, यानी जवाबदेह होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, वही चीज यहाँ पे कह रहा है। अपनी पार्टी कांग्रेस में बहुमत ना होने पर भी वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है। अमेरिका मॉडल को लातिनी अमेरिका ने अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहने कई देशों में अपनाया गया है। चूंकि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। ये अमेरिका की बात की जा रही है। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देश में संसद ही सर्वोच्च होती है, इसलिए हमारी प्रणाली शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। तो पूछा जाए भारत की संसदीय प्रणाली जो है कहाँ से लिया गया है, तो वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो कनाडा से ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली गई है, ठीक है। राज्यसभा में नॉमिनेट करने की नियुक्ति तो कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड से ली गई है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इलियामा जो है कुछ कहती है, तो अन्ना कुडी और मेरी मॉल राष्ट्रपति के विषय में हिस्से को पढ़ते हैं। वे तीनों एक साथ सवाल जवाब करना जानना चाहती हैं। पूछती है, इलियामा पूछती है, अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी नीति पर असहमत हो तो क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री का विचार हमेशा प्रभावी होगा? अन्ना कुटी पूछती है, मुझे यह बेतुका लगता है कि सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति हो। वह तो एक भारी बंदूक भी नहीं उठा सकता, उसे कमांडर बनाने की क्या तुक है? तो हम लोगों के भारत में भी होता है ये। मेरा सवाल यह है कि अगर असली अधिकार प्रधानमंत्री के पास है तो राष्ट्रपति की जरूरत ही क्या है? हाँ, कहीं ना कहीं सही है। चलिए देखते हैं। अब देखिए न्यायपालिका के बारे में जो है यहाँ पे बात की जाएगी, तो चलिए देख लेते हैं। इस बार भी हम सरकारी आदेश को उसी कहानी पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। मंडल आयोग 27% आरक्षण आपका जो ओबीसी के लिए था, ठीक है ना, वही चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या कह रहा है, बस यह कल्पना करेंगे कि यह कहानी कितनी अलग हो सकती है। याद कीजिए कि इस कहानी का उस समय संतोषजनक अंत हो गया था। 8 सितंबर को जब सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कह दिया था कि ये वैध है ना। जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, इसे हर किसी ने स्वीकार कर लिया। कल्पना कीजिए कि निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या होता। तो करते हैं, देखते हैं। देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता तो क्या होता, हमारे मूल अधिकार का भी हनन होता। ये सब एक न्यायपालिका जो है संरक्षक रूप में कार्य करती है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय तो होता पर उसके पास सरकार की कार्यवाहियों को आंकने का अधिकार नहीं होता, तो फिर क्या होता, तो सरकार अपने मनमाही काम करती है ना। चलिए आगे करें। उसे अधिकार होता मगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रखता। अब मान लीजिए अधिकार दे दिया गया सर्वोच्च न्यायालय को, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जो है क्या किया, वो निष्पक्ष न्याय नहीं कर रहा है, किसी के पक्ष में कर रहा है, तब क्या होगा, ठीक है ना।
तो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है एक तरह से मतलब विस्थापित हो जाएगी। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का चुनाव जो है किस आर्टिकल के तहत होता है, 124 आर्टिकल के तहत जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है, ठीक है। उसके न्यायाधीश जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ न्यायाधीश, उनको 124 के तहत जो है महाभियोग जैसी प्रक्रिया के तहत ही हटाया जाता है, ठीक है। वो यानी कि राष्ट्रपति नियुक्त तो करेंगे लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है। चलिए, भले ही वो निष्पक्ष फैसला सुना देता है लेकिन सरकार के आदेशों के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते। तो सिंपल सी बात है, सर्वोच्च न्यायालय के जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है उसको अपील में नहीं लाया जाता है, यानी कि दूसरे ऊंचा कोई न्यायालय ही नहीं है। इसी वजह से लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आपको न्यायपालिका किसे कहा जाता है। एक बार और देख लीजिए कि देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। अब ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इस टाइप से भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायाधीशों को अनेक राजनीतिक विचार और दलीय जुड़ाव के आधार पर नियुक्त करना एक आम बात है। यह काल्पनिक विज्ञापन वहां सन 2005 में एक कार्टून के रूप में छपा है। उस समय राष्ट्रपति बुश अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में मनोनयन के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के नाम पर विचार कर रहे हैं। यह कार्टून न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में क्या कहता है, हमारे कार्टून के बारे में तो देख लेते हैं कौन सा कार्टून है। यही कार्टून है क्या, वांटेड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। अच्छा, ये तो सुप्रीम कोर्ट के लिए मांग, मतलब सुप्रीम कोर्ट से जो है लोग मांग रहे हैं, है ना। चलिए, हमने ये कहाँ देखा था, ये देखा था न्यायपालिका कहा जाता है ना। देख लिया हमने न्यायपालिका किसे कहते हैं। उसके बाद भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर पर न्यायालय होते हैं। तो आपको पूछा जाए कौन कौन से टाइप के न्यायालय की व्यवस्था की गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय है आपका केंद्र में, ठीक है। और राज्यों में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है, जैसे पटना हाई कोर्ट है, ठीक है। उसके बाद स्थानीय स्तर पर न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय होगा फिर। उसके बाद भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि देश की सभी अदालत जैसे हाई कोर्ट वगैरह जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है ऑर्डर देती है तो उसको मानना पड़ेगा, उसके अंदर में ही ये कार्य करती है ना। वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय किसकी किसकी सुनवाई कर सकता है ये देख लेंगे। तो देश के नागरिकों के बीच, अगर देश के नागरिकों के बीच मान लीजिए मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है। नागरिकों और सरकार के बीच अगर युद्ध होता है तो उसमें भी जाके सुन सकती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दो या उससे अधिक राज्य, यानी कि मान लीजिए तमिलनाडु और केरल में लड़ाई होता है तो उसकी भी सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई कर सकती है। और केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो है अगर कोई विवाद होता है तो उसकी भी सुनवाई कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फौजदारी और दीवानी मामले में जो है अपील करने के लिए सबसे सर्वोच्च व्यवस्था कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट है। यह उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। आपको पता है कि विधायिका के नियंत्रण में कार्यपालिका कार्य करता है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है कार्य नहीं करता है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भारत के इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मशवरे से नियुक्त करता है। व्यवहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। तो आपने ये देखा ही होगा, इसके बारे में ना बहुत सारी विवाद जो है आप आगे चल के देखेंगे कि कैसे जो है विवाद आता है। जैसे अभी मान लीजिए आपके कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आपके DY चंद्रचूड़ हैं, ठीक है। अब उससे वरिष्ठ में आपको देखेंगे संजीव खन्ना है, तो संजीव खन्ना को जो है अब चुना जाएगा, है ना। तो वरिष्ठ को जो है मतलब दिया जाता है वरीयता थोड़ा सा इसमें, ठीक है। तो अभी के कौन है, DY चंद्रचूड़, और अगले बनने वाले जो है संजीव खन्ना बनने वाले। और पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो हरिलाल जे कानिया थे। ध्यान रखिएगा, 1950 की बात कर रहे हैं हम, कोलकाता हाई कोर्ट,
ठीक है। उच्च न्यायालयों के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं, इसमें राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद कम है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है, यानी महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया जो है विशेष बहुमत वाली लगाई जाती है। ठीक है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, भारतीय लोकतंत्र में एक ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक जो है न्यायपालिका पर महाभियोग जैसा प्रक्रिया जो है नहीं लगाया गया है। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अब पूछा जाए आपसे कि संविधान की व्याख्या का अधिकार किसका है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप देखेंगे अभी जो है पूछा गया था कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है, तो वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, यानी कि ऑप्शन में भी यही दिया था, यही उठा के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दे दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे दिया है, अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है, तो वो इसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं, यानी संविधान के तौर पे वो देखते हैं कि ये वैध है या नहीं है। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती है। तो क्यों? मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं? जो उद्देशिका में हमने हमारे जो परिचय पत्र में जिसको कहते हैं, जिसको आत्मा या हृदय कहा जाता है, उसमें जो है आप देखेंगे व्यवस्था की गई है, उसको कहा जाता है मूलभूत सिद्धांत, यानी प्रस्तावना में जिसकी जिक्र की गई है वो हमारे संविधान का मूलभूत सिद्धांत है। एक बार जो है इसमें अमेंडमेंट किया गया था 1951 में, जब इसमें हमने 1976 में किया गया था, है ना, जब हमने उसमें क्या जोड़ा था, अखंड धर्मनिरपेक्षता और आपका बंधुता और अखंडता शब्द जो है जोड़ा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हम नागरिकों के अधिकार वाले अध्याय में देखेंगे कि नागरिकों को संविधान से मिले अपने अधिकारों को उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हितों और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए जो है आपका विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो आर्टिकल है आपका 32 वो संवैधानिक उपचार का जो है प्रावधान करता है, यानी किसी भी प्रकार का जो है उल्लंघन होगा तो बंदी जैसे प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, ये सब देखेंगे, रिट जारी होता है आर्टिकल 32 के तहत, है ना। सर्वोच्च न्यायालय करती है, 226 के तहत हाई कोर्ट करती है ना। तो ये देखेंगे जैसे कि आपका मानव अधिकार का उल्लंघन होता है उसके प्रति में दिया गया है उसमें। और ये भी याद रखना है आपको कि जो आपका मानव अधिकार का अगर उल्लंघन होता है, तो किसी भी प्रकार का अगर आपको छोटे न्यायालय में नहीं जाते तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। और वो मानव अधिकार के उल्लंघन जो है वाद्य योग्य है, नीति निदेशक तत्व जो है वाद्य योग्य नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। इसे जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका आपको पता ही है, पीआईएल कहते हैं ना, पब्लिक लिटिगेशन, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, जिसके बीएन भागवती जो है उसके जनक माने जाते हैं। ठीक है। और लोकसभा के जनक कौन माने जाते हैं? लोकसभा के जनक जीबी मावलकर जाने जाते हैं। लोकसभा हमने पढ़ा था ना, तो उसके बारे में भी जान लीजिए, है ना। चलिए देखते हैं आगे। शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती है। इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफी विश्वास हासिल है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, न्यायाधीशों को पद से हटाना, न्यायपालिका के अधिकार को माने में आपको बताने की बात की जा रही है। अब ये क्या है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री जस्टिस जेएस खेयर 25 जुलाई 2017 को नई दिल्ली में संसद केंद्रीय सभागार में श्री रामनाथ कोविंद को भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हुए। तो ये कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और ये राष्ट्रपति हैं। ये 14वें राष्ट्रपति थे आपके, है ना। कोविंद जी है ना, हाँ, रामनाथ कोविंद, तो ये 14वें राष्ट्रपति होंगे। 15वें राष्ट्रपति अभी अपनी द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है ना, या दूसरी महिला भी है वो। ठीक है, चलिए
यहाँ से आपको याद हो गया होगा कि सब। अब देखिए कि कुछ शब्द दिया है उसको भी देख लेते हैं। तो गठबंधन सरकार क्या होता है? तो विधायिका में किसी एक पार्टी के बहुमत हासिल ना होने की सूरत में दो या उससे अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो व्यक्तियों का एक ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। सरकार क्या कहती है? तो सरकार किसे कहते हैं? तो संस्थाओं का एक ऐसा समूह जिसके पास देश के व्यवस्थित जन जीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ पर सरकार किसी देश के लागू और उसके संसाधनों को नियंत्रित करने और उसकी निगरानी करती है। न्यायपालिका क्या है? तो न्यायपालिका आप देखेंगे एक राजनैतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवाद के निपटारे का अधिकार होता है। देश की सभी अदालतों को एक ऐसा न्यायपालिका के नाम पर पुकारा जाता है। विधायिका क्या है? तो जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार है, यानी विधि बनाने वाले को विधायिका कहेंगे। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्त विधायकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है। तो अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि बजट बनाने और दूसरे वित्त विधायकों में बनाने का और विधि बनाने में किसका कार्य करता है? तो विधायिका करती है। ठीक है। कार्यालय ज्ञापन क्या है? तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया जाता है। हमने देखा ही था ऊपर में। राजनीतिक संस्था क्या होती है? तो देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आचार के नियमित करने वाली प्रक्रिया को जो है आपको समूह को क्या कहते हैं? राजनीतिक संस्था। आरक्षण क्या है? तो भेदभाव के शिकार या वंचित और पिछड़े लोगों को समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में पद एवं सीटें आरक्षित करने की नीति को आरक्षण कहा जाता है। राज्य क्या है? तो निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो और घरेलू तथा विदेश नीतियों को बनाने का अधिकार हो। सरकारें बदल सकती हैं पर राज्य बना रहता है। बोलचाल की भाषा में देश, राष्ट्र और राज्य को समानार्थी रूप में प्रयोग किया जाता है। राज्य शब्द एक अन्य प्रयोग किसी देश के अंदर की प्रशासनिक इकाइयों या प्रांतों के लिए भी होता है। इस अर्थ में राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा आदि जो है राज्य कहे जाते हैं। ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो है अपना अध्यादेश जारी किस आर्टिकल के तहत करता है? तो 1, 2, 3 के तहत। तो कैसे याद रख लीजिएगा कि 1, 2, 3 दौड़ो, ऐसा होता है ना। तो वैसे याद करिएगा कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश किससे जारी करता है? तो आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत जो है ये अध्यादेश जारी करता है। ठीक है। और हमने देख ही लिया था महाभियोग जो है आपका 61 है और उसके बाद भाग 5 में आपको 52 से लेके आर्टिकल देखेंगे स्टार्ट होगा तो वो राष्ट्रपति के बारे में, और 63 से जो है स्टार्ट होगा वो उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेगा। आप वहीं देखेंगे और सर्वोच्च न्यायालय का तो 124 के तहत बात की जाएगी, है ना आर्टिकल। प्रधानमंत्री तो 74 में मंत्रिपरिषद की बात और 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है ना। शपथ ग्रहण वगैरह हमने देख ही लिया। तो चलिए ये वीडियो जो है यही समाप्त होता है। अगला चैप्टर जो है क्या है उसको हम देखेंगे अगले चैप्टर को। तब तक के लिए देखिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगला वीडियो जो होगा आपका यही होगा कि इसमें इस चैप्टर से जो है कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तब तक के लिए जय हिंद।